Hello everyone. Now we are back with another class. We are starting with the second class today. Second class में we'll be discussing certain more questions on Indian economic development. चलिए आज की जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन अंडर डिस्कशन इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में डिफरेंस बताइए, है ना. तो जल्दी से इसका सोल्यूशन का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं बेटा. आप देख ही सकते हैं बेटा, यहाँ पे सोल्यूशन हमें बता रखा है. अगेन आई एम रेफरिंग टू द बुक टी.आर. जैन. टी.आर. जैन की जो बुक है उसको हम रेफर कर रहे हैं, राइट. इफ यू डोंट हैव यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिकॉर्ड. मतलब एक बार रीड कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन समथिंग स्पेशल डेफिनेशंस एंड ऑल, तो आप साथ साथ कर सकते हो, राइट. आपको जैसा कि बताया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब, इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन हमें दी गई है प्रोफेसर मेयर एंड प्रोफेसर साल्वेटोर. प्रोफेसर मेयर एंड प्रोफेसर साल्वेटोर ने हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन दी है ना. इकोनॉमिक ग्रोथ को बेसिकली डिफाइन किया गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बताया गया है ये एक लॉन्ग टर्म इंक्रीज है इन रियल इनकम, है ना, रियल नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट. रियल नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हमारी कोई इनकम इंक्रीज या इनकम इंक्रीज होती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, या फिर हमारा आउटपुट, हम जो सेल करते हैं, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, वो इंक्रीज होता है. हेंस हमें बताया गया है हमारा नेशनल आउटपुट या हमारी नेशनल इनकम कम इंक्रीज होती है. कौन कौन से फैक्टर से इंक्रीज होती है? एज वी हैव डिस्कस्ड, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, सर्विसेज इंक्रीज होती है. मतलब जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता हूँ तो मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम इंक्रीज होती है. अगर मेरे प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट रहते हैं, है ना, तब भी मेरी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज, मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है. बोलता है व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है, सिंपल बोल रहा है, बोलता है यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, या फिर प्राइस इंक्रीज होती है प्रोडक्शन कांस्टेंट है. तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसके वजह से मेरी एक्चुअल आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, पहले अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा था, अब मैं 15,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो मतलब मेरी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है. एंड सच एन इंक्रीज इन इनकम को हम कहते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राइट. इसको हम कहते हैं कांस्टेंट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड जब ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंक्रीज होती है तो इसे मैं कहता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट. तो सिमिलरली इन्होंने देख लो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन एन इकोनॉमी occurs when the production of the goods and services, जब मैं goods and services की production increase कर देता हूँ without increase in price of goods and services. जब मैं किसी प्राइस को इंक्रीज करे बिना, मतलब आउटपुट इंक्रीज कर देता हूँ, जब मैं सेल्स इंक्रीज कर देता हूँ, है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में प्राइस को इंक्रीज करे बिना अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता हूँ, माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज रियल ग्रोथ. इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं रियल ग्रोथ. और रियल ग्रोथ के केस में ही हमने यहाँ पे पढ़ा, जब हमारी रियल ग्रोथ होती है, हमारी रियल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल आउटपुट इंक्रीज होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा. इट implies improvement in economic welfare of the people, है ना. however real output is offset by growth in population. मतलब growth in population को हम यहाँ पे measure नहीं कर पाते हैं. इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट इम्प्रूव. जरूरी नहीं है जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे होते हैं तो ह्यूमंस, जो हमारे लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी भी ग्रोथ हो, उनका भी आउटपुट इंक्रीज हो, जरूरी नहीं है. तो रियल ग्रोथ जो होती है, मेरी जो रियल आउटपुट का जो ग्रोथ होता है, वो जरूरी नहीं है कि मेरे को इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ इंक्रीज करें, इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज करें पीपल का. तो मतलब जरूरी नहीं है. ये केवल ये बताता है कि दस इट इज ओनली व्हेन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री रिमेन्स कांस्टेंट. मेरी पॉपुलेशन अगर कांस्टेंट है,
that real growth implies increased availability of goods and services per head of the population. मतलब अगर मेरे goods and services ज्यादा नंबर में अवेलेबल हैं तभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट द ग्रोथ ऑफ रियल नेशनल इनकम. मतलब रियल नेशनल इनकम को इंक्रीज करना ही इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है. इट मीन्स real per capita income which should be taken as a true indicator of economic well-being of the people of the country. मतलब हम इकोनॉमिक रियल पर कैपिटा इनकम को इफेक्ट में लेकर यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटर को एक्सप्लेन करते हैं ऑफ अ कंट्री. राइट, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन भी हमें प्रोवाइड कर रखी है. डेफिनेशन में हमें क्लियरली इन्होंने प्रोवाइड करी है, प्रोफेसर मेयर ने हमें बताई है. वी शैल डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ प्रोसेस वेयर बाय पर कैपिटा रियल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर मेरी पर कैपिटा रियल इनकम इंक्रीज होती है इन अ कंट्री, उसे मैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहता हूँ. फर्दर प्रोफेसर साल्विटोर ने भी ये डिफाइन किया है. इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस जहां पर कंट्री का जो रियल पर कैपिटा इनकम है दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, या फिर इंक्रीज इन द सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम थ्रू कंटिन्यूइंग इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी. मतलब मेरे पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही होती है तो उसे भी मैं इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकता हूँ. राइट, इसके साथ साथ अब इकोनॉमिक ग्रोथ में ये भी बता सकती हूँ बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे बता सकते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी हम ऐसे बता सकते हैं, जीडीपी ऑफ टी माइनस जीडीपी टी माइनस 1 अपॉन जीडीपी टी माइनस 1 इंटू 100, है ना. तो जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हो, जीडीपी टी माइनस 1 क्या होता है. टी माइनस 1 इज द पीरियड टाइम पीरियड, प्रीवियस टाइम पीरियड, है ना, और करंट टाइम पीरियड को हमने टी रेफर किया, है ना. तो ये जो है ये मेरा करंट टाइम पीरियड का है, ये मेरा प्रीवियस टाइम पीरियड का है. तो अगर मैं 2006 के जीडीपी को, है ना, 2006-7 का जीडीपी मुझे गिवन है, तो क्या मैं एनुअल ग्रोथ निकाल सकता हूँ. 60,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000. 60,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, राइट, इनटू 100. राइट, आप देख सकते हो यही हमें कैलकुलेशन करके दे रखी है. दैट मीन्स 20%. This is the calculation they have done and have showed. I hope we are clear with the concept of economic development, economic growth, right? We'll move on to the next concept of economic development. Economic development हमें पूछा था डिफरेंस बताइए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझ लेते हैं बेटा. इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में, इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है ना. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये मेरे केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस को ही नहीं देखता. जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ मेरे क्वांटिटेटिव चेंजेस को देता है, मतलब मेरी इनकम, मेरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जिनको मैं मनी टर्म्स में या न्यूमेरिकल टर्म्स में डिनोट कर सकता हूँ, वो मेजॉरिटरली उसी टर्म्स को देखता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में देखता है ना. यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो केवल यही नहीं देखता कि मेरा क्वांटिटेटिव टर्म्स जैसे चेंजेस या राइज इन नेशनल आउटपुट या राइज इन पर कैपिटा रियल इनकम या राइज इन आउटपुट, है ना. तो मेरा यही सब नहीं देखता, नेशनल आउटपुट या पर कैपिटा इनकम ही नहीं देखता, वो मेरे क्वालिटेटिव फैक्टर्स या सोशल चेंजेस को भी देखता है. जैसे मेरा लिटरेसी रेट कैसा है, मेरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, मेरा एनवायरनमेंट अब कैसा है. तो हेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमें ये पता चलता है कि हमारी रियल पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है और मेरे कितना रिडक्शन हुआ है मेरे इकोनॉमिक डिवाइड में, मतलब मेरे इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट्स में कितना रिडक्शन हुआ है, मतलब पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डिजीजेस में कितना रिडक्शन हुआ है. तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुझे क्या बताता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो गए. एक तो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर हमने सोसाइटी का वेलफेयर भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, है ना. तो मतलब सोसाइटी का वेलफेयर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट होता है. तो हेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल वेलफेयर, दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं
बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिस्ट लाइक प्रमित चौधरी, साइमन मेयर एंड बाल्डविन, है ना, जिन्होंने नेशनल इनकम की आइडियल क्राइटेरियन बताया है ना, और उसके साथ साथ देयर इज स्लैवेटा पीटरसन, राइट, इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है ना। तो आप देख सकते हो बेटा, यू कैन लर्न एनी वन ऑफ द, ये आप इनमें से कोई भी एक इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। जैसे मुझे सबसे आसान और सबसे अच्छी डेफिनेशन जो दिख रही है इस टाइम पे, या तो कॉलिन क्लार्क की दिख रही है या फिर मुझे मेयर एंड बाल्डविन की दिख रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेफिनेशन, है ना, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेफिनेशन, राइट। आपको इकोनॉमी, या आप तो यहाँ तो कॉलिन क्लार्क की डेफिनेशन ले लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, है ना। इकोनॉमिक वेलफेयर में जब इंक्रीज होता है उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। तो हमने जैसा अभी ऊपर डिस्कस किया बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले तो आ जाता है रियल इनकम, जो अभी हमने बात करी थी, इंक्रीज इन द रियल इनकम, राइट। उसके साथ साथ बेटा वो मुझे ये भी बताता है पर कैपिटा इंक्रीज इन इनकम, मेरी पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, रियल कैपिटल, राइट। उसके साथ साथ मुझे ये भी बताता है बेटा इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, मेरा इकोनॉमिकल वेलफेयर में कितने चेंजेस हुए, मतलब मेरे पॉवर्टी, मेरे इलिटरेसी, मेरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, हम कितना सोशली हमने अपने आप को डेवलप किया है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितना ज्यादा और बेटर कर पाए हैं, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड आउट हियर। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी है, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस, मेरी कंट्री में कितने स्ट्रक्चरल, कितने इंस्टीट्यूशनल और कितने टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, राइट। बेटा डेवलपमेंट के लिए मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, है ना, और देयर इज अ सब्सटैंशियल शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, है ना। टेक्निकल नो हाउस मस्ट इनहांस, मतलब टेक्निकल नो हाउस हमें पता होना चाहिए, हमने टेक्निकली उसको इम्प्रूवमेंट, जिससे कि हम ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन कर पाए, हम अपने आप को बेटर जिम्मेदार नागरिक बना पाए अपनी कंट्री का, और हम बेसिकली अपने टेक्निक्स को चेंज कर पाए, है ना। टेक्निकल चेंज हमारे कहने का मतलब है हाउ हैव वी चेंज आवर टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। बेटा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना इज जस्ट नॉट एन ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज करा दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हमने कैसे करा, टेक्निक चेंज कर कर, है ना, हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को बेटर बनाया, हमने अपनी इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, जिससे हमने उन्हें पावर्स दी, अथॉरिटीज दी, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाता है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, है ना, रॉयटवारी या महालवारी सिस्टम, जो इंडिया का इंस्टीट्यूशनल चेंज था। तो यहाँ पर हमने जब इनको डिसकंटिन्यू किया, हमने जब इनको एबॉलिश किया, तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ ओवरऑल बेसिस पे, राइट। इसके साथ साथ मुझे बताया गया है अ सस्टेन प्रोसेस ऑफ चेंज। सस्टेन प्रोसेस ऑफ चेंज का मतलब हमने कैसे चेंजेस लाए हैं हमारे प्रोडक्शन, हमारे इकोनॉमिक, हमारी सोसाइटी के प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना। उसके साथ साथ बेटा हमें और बताए हैं बाकी के एलिमेंट्स जो इकोनॉमी को और डेवलप बनाते हैं, है ना, जिसके बारे में अगेन इकोनॉमी को कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो डेवलप बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं कि व्हाट आर द बेसिक पिलर्स दैट मेक्स आवर कंट्री डेवलप, है ना, तो वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगर आप इसका एक टैबुलर प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो दिस इज योर। इकोनॉमिक ग्रोथ केवल क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट को डील करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को टोटली इग्नोर किया जाता है, वो केवल ये देखता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना इंक्रीज हुआ, वो ये नहीं देखता पुअर पीपल को सही तरीके से पैसा मिला कि नहीं मिला, पुअर पीपल को सही तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज वो नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर ये फैक्ट्स को कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमी तभी डेवलप होगी ना जब सब लोग डेवलप होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल हम रिच पीपल को ही डेवलप कर रहे हैं, हम सबको डेवलप कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सबको डेवलप करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम देखते हैं भाई कितना इंक्रीज हुआ, पुअर का इंक्रीज हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है, हम पर कैपिटा बेसिस पे इंक्रीमेंट देखते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंजेस
होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, इट विल नॉट बी फॉर ऑल, राइट। वेयर एज यहाँ पे स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस आपस में डिपेंडेंट होंगे, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, इसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल चेंज आएगा, जिसकी वजह से टेक्निकल चेंज आएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कोई भी छोटा सा चेंज लाते हैं, चाहे वो टेक्निक में हो, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशन में हो, है ना, वो चेंजेस जो हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में डिपेंडेंट होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। वेयर एज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर मैंने हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को यूज करना शुरू कर दिया, मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो केवल टेक्निकल चेंज के वजह से ही मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है ना। जरूरी नहीं है मुझे स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाना है, मतलब मैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करना मैंडेटरी बना दूं सारे फार्मर्स के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशनल चेंज लेकर आता है, उसके साथ साथ टेक्निकल चेंज लाता है। तो मतलब पहले वो मैंडेटरी बनाता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करना, फिर वो बोलता है कि अब आप टेक्निक चेंज कीजिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में चेंज शिफ्ट कीजिए। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज के वजह से टेक्निकल चेंज आया, right? I hope this concept and this question should be very clear. Distinction between economic development and economic growth. Moving on to the next question under discussion, that is factors which determine economic development. मतलब ऐसे कौन कौन से हमारे major factors हैं जो हमें economic development में help करते हैं, हमें economically develop कराते हैं, right? So let's start discussing this solution. ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक, बेसिकली हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं बेटा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजरली डील करते हैं। पहला फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर, जो सीधा मेरे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, मेरे इकोनॉमिक्स को मेरे मनी को अफेक्ट करता है। एंड देयर आर सेकंड टाइप ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। So let's start studying the economic factors first. The first economic factor that we have is natural resources or natural endowment. Basically हमें बताता है natural resources are available to the people of a country as a free gift of nature. यहाँ पर land, water, petroleum, fossil fuels, forest products, winds, solar energy etc. are there. इन सबको हम ब्रीफली डिस्क्राइब बुलाते हैं रिसोर्स एंडाउमेंट, है ना, ऑफ अ कंट्री। बेटा मुझे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, मतलब मॉनेटरी डेवलपमेंट करनी है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है बेटा, तो क्या होगा, मेरे को सबसे पहले जरूरी है ना कि मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी अवेलेबल हो। तो बेसिकली हमारा सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वी शुड हैव नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल, क्योंकि अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो नो डाउट हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज हम ज्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर पाते हैं, ज्यादा आउटपुट दे पाते हैं, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ पे बेसिकली हमारी तीन कैटेगरीज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। वन इज नोन एज बायोक्लाइमेटिक रिसोर्सेज, the second one is known as fossil fuel, and the third one is known as non-fuel mineral resources, right? तो बायोक्लाइमेटिक रिसोर्सेज में उन्होंने बता दिया लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। फॉसिल फ्यूल्स आप सबको पता ही है, नॉन फ्यूल मिनरल्स भी यहाँ पर इसको हमने डिफाइन किया। आप देख सकते हो बेटा कि हम लोगों के ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमें बताते हैं कि कैसे हम अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो रुकेगा ही रुकेगा, उसके साथ साथ हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं छोड़ के जा पाएंगे। तो हेंस हमें पता है हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, है ना। we all know that we have limited natural resources, but it is very important we use it to the fullest availability, है ना। we all know कि हम इन natural resources को extensively यूज करते हैं with the help of human resources। तो मेरा सेकंड इकोनॉमिकल फैक्टर है human resources। human resources are the humans, है ना। आपको पता ही है बेटा ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है।
अगर मेरे पास लैंड है तो लैंड से कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए मुझे एक ह्यूमन की जरूरत है ना, ह्यूमन माइंड की जरूरत है। लैंड खुद पे खुद मुझे कुछ बना के नहीं दे रही है, क्योंकि उस पे कुछ ह्यूमन कर रहा है, इसके वजह से, ह्यूमन ब्रेन के वजह से वो पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स मुझे कुछ कंज्यूमेबल गुड बना के दे रही है ना। तो इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर इज ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर हमारे दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक होता है फिजिकल लेबर, सेकंड इज नोन एज ह्यूमन स्किल्स। फिजिकल लेबर इज नथिंग बट जो हमारा मैन पावर जो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ वर्कर्स, आवर्स ऑफ वर्क, जो लेबरर्स बेसिकली एफिशिएंटली हमारे लिए काम करती है ना। उसके साथ साथ ह्यूमन स्किल्स, बेसिकली हम ऐसे कुछ स्किल्स लगाते हैं जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल जैसे गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ लेबर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली हम उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बेटर अर्न कर पाए और बेटर लाइफ जी पाए इन द फ्यूचर, है ना। तो जिससे इनोवेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स helps us a human in making their life better and earn more, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर मेरा ह्यूमन कैपिटल भी इंक्रीज होता है, ह्यूमन कैपिटल में मुझे इंक्रीमेंट करना होता है, तो उसके लिए मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे पास इनोवेटिव तरीके अवेलेबल हो, मैं जिससे ह्यूमन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं, राइट। Third important factor is physical capital resources and capital formation. What do you mean by physical capital resources? You all know हमारे पास natural resources available है, they are our physical capital resources, right? वो हमारी physical जो nature ने मुझे gift दिया है, तो उन्हें मैं कहता हूँ physical capital resources. तो physical capital resources में usually आते हैं machines, plants, equipments, है ना, factory buildings, raw material, infrastructure, etc. फिजिकल कैपिटल हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने फिजिकल कैपिटल को मेजॉरिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, राइट। क्योंकि इन फिजिकल कैपिटल के बिना, ये फिजिकल कैपिटल ही है जो हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है ना, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इकोनॉमिकली डेवलप करती है, राइट। उसके साथ साथ बेटा हमने यहाँ पे बात करी कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता ही है, जो हम कैपिटल जनरेट करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग, कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज द मनी दैट वी जनरेट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बताया कि लैक ऑफ कैपिटल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज द प्राइम कॉज ऑफ देयर अंडर डेवलपमेंट। उनके पास पैसा नहीं होता ना, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, abundance of physical capital in developed countries explains the richness of their growth and development. Thus, industrial revolution of Great Britain is largely attributed to the process of physical capital formation during 18th and 19th century. मतलब उनके पास बहुत ज्यादा physical capital formation था, इस वजह से उनकी इंडस्ट्रियल उस ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो पाया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ बेटा फोर्थ पॉइंट हमें बताया गया है टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस से हमारा कहने का मतलब है टेक्निकल प्रोग्रेस is brought about innovation through introducing new products, new ways, producing existing products and new forms of business organization. As a result of technical process, total output increases even when the factors of production remain constant. टेक्निकल प्रोग्रेस बेटा हमें ये बताता है कि अगर मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह सब सेम अवेलेबल है, लेकिन मैं केवल अपनी टेक्निकल डेवलपमेंट की हेल्प से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ। बेटा ज्यादा आउटपुट का मैं क्या करूंगा, इस ज्यादा आउटपुट को ज्यादा सेल करूंगा, जिससे मेरा डेवलपमेंट होगा, आई विल बी एबल टू सेल मोर। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये बात करा, टेक्निकल प्रोग्रेस से हमारा मतलब है कि हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो होता रहे कंटिन्यूअसली, वो हमेशा अपवर्ड शिफ्ट करे, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता रहे, कभी नीचे ना जाए। अगर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहेगा तो मेरी टेक्निकल प्रोग्रेस हमेशा बढ़ती रहेगी। उसके साथ साथ बेटा मुझे बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट,
size of the market is nothing but it depends upon the pace of development. बेटा अगर मेरी मार्केट में कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं तो वो ज्यादा परचेज कर पाएंगे, मैं ज्यादा सेल कर पाऊंगा, तो मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा जल्दी होगी, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करता है, मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी से मेरे फ्लो को बढ़ाता है, जिससे कि मैं ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाऊं। आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद में बेटा मेरा 6 पॉइंट बोलता है इकोनॉमिक एजेंसीज मेरे को कंटिन्यूअसली बताती हैं कहाँ पे मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। उसके साथ मुझे प्लान करने में, मेरे इकोनॉमिक प्लानिंग करने में हेल्प करती है ना, और मुझे किक स्टार्ट प्रोवाइड करती है फॉर ग्रोथ, है ना। और देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, है ना। उसके बाद भी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेटा। सबसे पहला फैक्टर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नाउ यू नो पॉलिटिकल, जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने नई पॉलिसीज और नए इम्प्लीमेंटेशंस लाती है, जिसके लिए बहुत जरूरी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे फैक्टर्स को, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर को बहुत डायनामिक बना देती है। डायनामिक से मेरा कहने का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है, तो मेरा एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो हेंस केवल मेरे को सोशल डिटर्मिनेंट्स या उसको नहीं देखना, मुझे ये भी देखना है कि मेरी मार्केट किस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स बेसिकली मेरे सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, राइट। अब इसके बाद हम सेकंड बात कर रहे हैं बेटा सोशल चेंज से मतलब सोसाइटी कैसे बदल रही है। नाउ थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन, अगर हमारी कंट्री में द लेवल ऑफ पुअर आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पुअर आर डिक्रीजिंग, अगर मेरी कंट्री में पुअर लोग अब थोड़े थोड़े मिडिल क्लास या रिच की तरफ में मूव ऑन कर रहे हैं, है ना, उनकी इनकम बढ़ रही है, तो क्या मैं अभी भी सस्ते प्रोडक्ट बनाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो अब सस्ते प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करेंगे। तो हेंस जैसे जैसे मेरी सोसाइटी चेंज होती है, मेरे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट, मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट भी चेंजेस होती हैं, जिसके वजह से आई हैव टू ग्रो माय कंपनी अलॉट। उसके साथ साथ रिलीजियस आउटलुक से कहने का मतलब है कि what are the traditions that they follow, what are the religious practices that they follow, है ना, they are very important। क्या हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि वो रिलीजियस फैक्टर से अलग है ना। उसके बाद में बोलता है एस्पिरेशंस एंड डेवलपमेंट, कंट्री का क्या चाहता है, करप्शन से फ्रीडम होना, राइट। ये सारे के सारे मेरे फैक्टर्स हैं जो मेरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हाँ जी, आई होप यहाँ तक का पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा सब लोगों को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मेरी कंपनी के मॉनेटरी मैटर्स को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और नॉन इकोनॉमिक मैटर्स जो मेरे मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, they are related to the society or the political changes that happens in the country, national development, जो कंट्री में जो नेशनल चेंजेस हो रहे होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, ये उसके बारे में होते हैं, है ना। तो हमें इन्हीं दोनों फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, आई होप द जस्टिफिकेशन इज क्लियर। नाउ वंस अगेन आई विल बी बैक टू दैट टॉपिक जहां पर हम डिस्कस करते हैं बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को हम एग्जामिनेशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू प्रेजेंट these 2 questions in the examinations, right? So let's quickly discuss how we are going to do that. We are going to do that, जो हमारा question 1 था, difference between economic growth and economic development, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक ही चीज के बारे में बताएंगे ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो यूजुअली 5 to 10 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, है ना। बेटा अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो मैं उस केस में हमेशा सजेस्ट करता हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखो, हेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ लिखो पहले, हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ लिखो, इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सारा का सारा पॉइंट यहीं पे एक्सप्लेन कर दो। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 पॉइंट्स में पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करो, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप इन्हें पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दो। जैसे सबसे पहले आपने बता दिया कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या क्या करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी डू। अगर आप एक डेफिनेशन दे सकते हो
ऑफ अ इकोनॉमिस्ट, दैट वुड बी रियली गुड, है ना। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अगेन हम यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट्स में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स, राइट। वील ट्राई कि हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी बताएं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को एक सेपरेट पॉइंट दे और उसके साथ साथ सारे काम क्लियर तरीके से कर पाए। आई होप वी आर क्लियर। इसके बाद में हम लोगों ने जो सेकंड क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, दैट वाज द फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स बता दीजिए। नाउ ये डेफिनेटली आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, इसमें आप यूजुअली पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हो। फ्लो चार्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन अगर आप यूज करो एग्जामिनेशन में तो काफी हेल्पफुल रहती है एग्जामिनर के लिए। तो हमने जैसे यहाँ पे डाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स, है ना, तो हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दिया इकोनॉमिक फैक्टर्स और दूसरा बना दिया नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट। ये आप एग्जाम में भी बना सकते हो, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स फॉर यूजुअली 10 to 15 मार्क्स, है ना। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपने दे दिया, उसके बाद में आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स की यहाँ पे हेडिंग डाली और उनको एक्सप्लेन कर दिया वन बाय वन। आपने जितने आपको फैक्टर्स याद हैं आपने सारे फैक्टर्स यहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिए। सिमिलरली नेक्स्ट पेज में आप गए, आपने हेडिंग डाली नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की, राइट। आपने नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की प्रेजेंटेशन डाली, हेडिंग डाली और अगेन पॉइंट वाइज जो जो आपको याद हैं आपने सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए पॉइंट वाइज, राइट। प्लीज कोशिश कीजिए क्योंकि ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मिनिमम 8 to 10 पॉइंट्स लिखें, राइट। हर एक पॉइंट मिनिमम 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कम से कम मतलब वी एक्सपेक्ट अ मिनिमम ऑफ 6 to 8 points again over here also with 2 to 3 line minimum under each point, right? तो इतना मैटर आपको लिखना चाहिए आपके एग्जाम में इस चीज को बेटर बनाने के लिए। आई होप वी आर क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? इसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर डिस्कशन दैट वी हैव, the next question under discussion that we have, that is economic development in India with respect to technology, capital formation, है ना, economic development, capital formation and infrastructure, right, and skill formation, India में कैसे development हुई है, right? इसको हम यहाँ पर इस point से discuss कर सकते हैं। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 1 में आपको बहुत ही क्लियरली इन्होंने डेवलप एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन रिलेशन टू, बहुत डिटेल्स में आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सॉरी यहाँ पर आपको काफी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमारे टेक्निकल प्रोग्रेस, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, राइट। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजिकल, ये देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंजेस जो आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, है ना, इनसे रिलेटेड इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। दिस क्वेश्चन यूजुअली कम्स फॉर 4 to 5 मार्क्स अगेन। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आए हैं बेटा? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर हम डिस्कस करना चाहें तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आए हैं हमारी कंट्री में? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मेजरली आए हैं कि हमने नए नए इनोवेटिव आइडियाज देने शुरू करे हैं, हमारा ट्रेड फैसिलिटी चेंज हुआ है, हमने प्रोडक्टिव इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की जगह अब हमने कैपिटल इंसेंटिव या कैपिटल इंटेंसिव या फिर मशीन इंटेंसिव टेक्निक्स में फोकस करना शुरू कर दिया है, right? So these are basically a few technological changes that have come in India that we have adopted over a period of 60 to 70 years. Past 6-7 decades से हम इसको adopt कर रहे हैं, है ना, after the independence, right? तो सिमिलरली अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल फॉर्मेशन, बेटा हमने दो टाइप के कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस किया। पहला ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट, जहां पर हमारे गवर्नमेंट ने कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी सारे अभियान निकाले, काफी सारे मेथड्स निकाले जिससे कि हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इम्प्रूव हो, ह्यूमन स्किल्स इम्प्रूव हो,
ह्यूमन स्किल्स के साथ साथ बेटा उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया कि एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेसेस को और डेवलप करें, अपने बिजनेसेस को और इम्प्रूव करें थ्रू व्हाट, थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल मशीन्स, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, प्रोग्रेसिव टेक्निक्स अप्लाई करें, जिससे वो उनका फिजिकल कैपिटल भी हमेशा इम्प्रूव हो, राइट? You know, infrastructural development has always been a priority, like of the current government. Infrastructural development is of a very high priority. तो आप इसमें examples डाल सकते हो, road, transport, various other facilities has been provided by the government in order to हमारे साथ match up करने के लिए with the infrastructural requirement of the country in order to develop, है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा रोड्स बनाई, कनेक्टिविटी क्रिएट करी, चाहे वो हिली रीजन में हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, चाहे वो एयरपोर्ट नेटवर्क हो, न्यू एंड न्यू रेलवे स्टेशंस, द रेलवे नेटवर्क इज ग्रोइंग, राइट? न्यू एंड न्यू एयरपोर्ट्स हैव बीन मेड, जिससे कि द connection between the cities can be better, right? The transport can be better. उसके साथ साथ आप देख सकते हो हमारा जो करंट सिस्टम है आजकल, रिवर शिपिंग सिस्टम, हमने रिवर की हेल्प से शिफ्ट कार्गो गुड्स को ट्रैवल करवाना, ये भी हमारा एक नया ऑब्जेक्टिव था जो इस गवर्नमेंट ने फॉलो किया है, जो आज के टाइम पे इनोवेटिवली हम फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू डेवलप. तो हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती जा रही है एंड कंटिन्यूअसली आएगी, राइट? इसके साथ साथ बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर डिस्कशन है, दैट इज economic development with respect to skill formation. Now what is skill formation? Skill formation आप यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर सकते हो स्किल फॉर्मेशन क्या होता है, राइट? स्किल फॉर्मेशन क्या होता है? स्किल फॉर्मेशन इज बेसिकली हमारे ह्यूमन जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इन ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर स्किल्स प्रोवाइड करना, बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, इन्हें बेटर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, जिससे इनकी स्किल्स बेटर हो, ये ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करें. नाउ यू नो द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन वर्किंग आउट अ लॉट, एंड हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द स्किल्ड लेबर. But this rate is changing over a period of time, जहाँ पर people are learning more and more technological skills, जिससे कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो हेंस सच टेक्नोलॉजिकल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, है ना? इसीलिए सच टाइप ऑफ थिंग्स have been done, such measures have been taken up by the country. तो आप ये चीज, अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी जो मैंने लास्ट अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने जो लास्ट के भी 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू इंडियाज इफेक्ट ऑन इंडियाज इफेक्ट. तो दे वांट अ वर्डिंग फ्रॉम यू कि इंडिया का क्या इफेक्ट था अंडर दिस रिस्पेक्टिव फील्ड्स, राइट? अगेन इसके बारे में हम डिटेल में आगे फ्यूचर चैप्टर्स में भी स्टडी करेंगे, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को डेवलप करने में, ड्राफ्ट करने में इसके सोल्यूशन. बट यूजुअली ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं बेटा, ये यूजुअली 5 मार्क्स के आते हैं, इससे ज्यादा के नहीं होते, है ना? तो आपसे जो एग्जामिनर है वो यूजुअली ये चाहता है, वो आपसे टू द पॉइंट आंसर चाहता है. सबसे पहले टू द पॉइंट आंसर चाहता है. टू द पॉइंट आंसर में वो आपसे सिंपली 2 से 3 की फीचर्स चाहता है जो इंडिया ने अप्लाई करे हैं, राइट? वो आपसे आंसर में 3 चीजें चाहता है. आई विल रीफ्रेज दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है वो उसमें आपसे 3 चीजें चाहता है. पहला, आपको ये पता होगी इशू क्या है. व्हाट इज द इशू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द इशू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? like we talk about इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू क्या है. व्हाट इज दिस इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इसके साथ साथ इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री ने क्या क्या किया है, की फीचर्स अंडरटेकन, मतलब हमारी कंट्री ने कैसे इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, व्हाट इंडिया हैज वर्क. तो यू शुड नो एटलीस्ट 2 to 3 थिंग्स. इंडिया ने अगर 2 to 3 थिंग्स करे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे. इफ दे हैव डन देन आल्सो यू विल स्टेट, एंड इफ दे हैव नॉट डन देन आल्सो यू हैव टू स्टेट कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए था, है ना? तो 2 से 3 तरीके. तो लेकिन अगर इंडिया ने कुछ एक चीज भी करी है तो वो एक चीज आपको बतानी पड़ेगी, है ना?
उसके साथ साथ लास्ट में आप बताओगे इंडिया का टेक, बट आपके लिए यहाँ पे टेक का आंसर या फिर जो मैं कहता हूँ इसको कंक्लूजन, ये कंक्लूजन का आंसर सबके लिए कॉमन है, सारे सोशल इश्यूज के लिए कॉमन है। वाई? बिकॉज इंडिया का टेक हमेशा हर केस में सेम रहेगा। वाई? इंडिया का टेक हर केस में इसलिए सेम रहेगा बिकॉज इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो आप हमेशा एक कंक्लूजन में डाल सकते हो, इंडिया बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, इट इज ट्राइंग टू गेट बेटर, वो बेटर एंड बेटर होने की कोशिश कर रही है। इट इज टेकिंग की इश्यूज इन माइंड, मतलब इन इश्यूज को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम it these things will take certain time जिससे कि हमारे ये पर्टिकुलर इश्यूज जो हैं इसको सॉल्व कर सके, राइट? चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट inclusions of things, because the government can't work on all the factors at the same time, right? It has a disadvantage of the availability of resources. इस टाइप के आप कंक्लूजन्स बनाकर लास्ट में डाल सकते हो कि yes, such type of things are happening in India, we are trying to develop these things, right? तो आपसे केवल वो ये नहीं मांग रहा उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो आपसे ये एग्जामिनर आपको ये भी देखना चाहता है कि आपको ये पता भी है कि आप जिस बारे में आंसर लिख रहे हो वो क्या चीज है ना? तो वो बेसिकली आपका टेक, आपका कंक्लूजन भी एक्सपेक्ट करेगा। तो सच टाइप ऑफ आंसर्स आर ऑलवेज गिवन हायर क्रेडिट देन अ नॉर्मल सिंपल आंसर, है ना? तो केवल रटा रटाया ज्ञान ही हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना, थोड़ा हमें अपना दिमाग लगाकर भी थोड़ा यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट? तो आई होप आज का आप लोगों को सेशन ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, एंड आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट। दिस वाज द सेकंड क्लास फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी विल बी मूविंग ऑन, हम और की इश्यूज और की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे in the medium of the upcoming classes, right? So that's all for the day, and we'll try to cover up some more questions in the next class, that is the third class. Thank you.